हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारा टॉपिक है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। यहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं टॉप 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। इस सीरीज की 2 वीडियो अपलोड हुई है जिसमें हमने 50-50 एमसीक्यू को डिस्कस किया है। आज इस वीडियो में अगेन 50 एमसीक्यू कवर करेंगे। तो आप चाहे किसी भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो एग्जाम से पहले एक बार वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, इन रिलेशन टू बैंकिंग सीटीएस इज एन एक्रोनियम फॉर। बैंकिंग के रिलेशन में आपको बताना है कि सीटीएस की फुल फॉर्म क्या है। आंसर होगा ए, चेक टर्नकेशन सिस्टम। यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में कई बार इस तरीके से पूछा गया है। व्हाट डज द लेटर टी स्टैंड फॉर इन सीटीएस इन अ न्यू चेक सिस्टम। सीटीएस क्या है? एक न्यू चेक सिस्टम है। सीटीएस में टी का क्या मतलब है ये बताइए। आंसर होगा डी, टर्नकेशन। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पे आपको 2 लिस्ट दिया गया है। नंबर 1 में है नेम ऑफ द बैंक, नंबर 2 लिस्ट में आपको दिया गया है ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। एंड करेक्ट आंसर आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। फर्स्ट, ए का सेकेंड, IRDAI की स्थापना हुई थी 1999 में। बी है सेबी, सेबी आया था 1992 में। फिर है LIC की स्थापना हुई 1956 में। एंड लास्ट इज RBI की स्थापना हुई थी 1935 में। एंड RBI का नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में, तो ये भी याद रखिएगा। प्रथम बैंक, द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया हैड इट्स हेड ऑफिस इन विच स्टेट। भारत के पहले रीजनल रूरल बैंक, जिसे कहते हैं प्रथम बैंक, इसका मुख्यालय किस राज्य में था। आंसर डी, उत्तर प्रदेश। विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन बैंकिंग ट्रांजेक्शंस, व्हाट डज NEFT स्टैंड फॉर। आंसर क्या होगा। डी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। IFSC कोड इज दिया गया है A, B, C, D एंड E। आंसर क्या होगा। C, एन अल्फा न्यूमेरिक कोड। यहाँ पे समझिए IFSC कोड को। यहाँ से IFSC कोड से एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले IFSC कोड को इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड कहते हैं। ये एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है। इसमें 11 कैरेक्टर होते हैं जो यूज किए जाते हैं टू यूनिकली आइडेंटिफाई बैंक ब्रांचेस इन इंडिया। किस लिए? फॉर NEFT, RTGS एंड IMPS ट्रांजेक्शंस। 11 कैरेक्टर होते हैं, ये हमने देख लिया। फर्स्ट 4 कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अल्फाबेट्स में होते हैं, जो बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। 5th कैरेक्टर जो होता है वो हमेशा 0 होता है, ये रिजर्व्ड है फॉर फ्यूचर यूज के लिए। एंड लास्ट के जो 6 कैरेक्टर्स होते हैं यूजुअली नंबर्स में होते हैं। कभी कभी अल्फा न्यूमेरिक भी आपको देखने को मिलेगा जो रिप्रेजेंट करते हैं ब्रांच को। इन IFSC द 5th कैरेक्टर 0 इज रिजर्व्ड फॉर डैश। इस तरीके से भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने आपको डिटेल में बताया कि 5th कैरेक्टर जो 0 होता है वो किस लिए रिजर्व्ड है। यहाँ पे आंसर बताइए। आंसर होगा A, फ्यूचर यूटिलाइजेशन। Which of the following are included in the digital payment system? यहाँ पे दिया गया है A, RTGS, B, डिमांड ड्राफ्ट, C, NEFT एंड D is चेक। क्या बताना है कि इनमें से कौन सा डिजिटल पेमेंट सिस्टम में आता है। आंसर देना है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। नंबर 1, 2, 3 एंड 4 बताइए आंसर क्या होगा। आंसर होगा थर्ड, A एंड C, यानी कि RTGS एंड NEFT। ये दोनों डिजिटल पेमेंट सिस्टम में इंक्लूडेड है। अगर हम DD यानी कि डिमांड ड्राफ्ट की बात करें एंड चेक की बात करें तो ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम में नहीं आता है। Which of the following financial institutions is responsible for the supervision of the insurance sector in India? निम्न में से कौन सा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भारत में इंश्योरेंस सेक्टर के सुपरविजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आंसर होगा सी, IRDAI।
यहाँ पे देखिए इसकी फुल फॉर्म भी हमने मेंशन किया है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में सिंपली आपसे फुल फॉर्म पूछेगा, नथिंग एल्स। ये रेगुलेट एंड सुपरवाइज करता है इंश्योरेंस सेक्टर्स को। एग्जाम्पल हो जाएगा लाइफ, जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस। फिर है आरबीआई, ये रेगुलेट करता है बैंक्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी को। नेक्स्ट है एनपीसीआई, यहाँ पे देख सकते हैं नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फुल नेम है। ये हैंडल करता है रिटेल पेमेंट्स को, जैसे यूपीआई, रुपे, आईएमपीएस। एंड लास्ट इज सेबी, सेबी रेगुलेट करता है कैपिटल मार्केट्स को। एग्जाम्पल हो जाएगा स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स आदि। विच आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर और फैक्टर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ क्वालिटी रिलेशनशिप विद द कस्टमर। कस्टमर के साथ क्वालिटी रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए कौन से इम्पॉर्टेंट फैक्टर रिक्वायर्ड है? आंसर होगा ए, ट्रस्ट एंड कमिटमेंट। रूरल बैंकिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज टू दोज हु लिव इन रूरल लोकेशन। द रूरल बैंकिंग सिस्टम डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स? रूरल बैंकिंग रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों को बैंकिंग सेवाएं यानी कि सर्विसेज प्रोवाइड करने की एक सिस्टम है। रूरल बैंकिंग सिस्टम में निम्न में से कौन से बैंक शामिल नहीं है? तो आंसर देखिए, ए होगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक रूरल बैंकिंग सिस्टम में इंक्लूड नहीं है, ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। रूरल बैंकिंग में आएगा कॉमर्शियल बैंक्स, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, ग्रामीण बैंक। When a check is not crossed, the check is called dash। जब किसी चेक पर क्रॉस नहीं होता है इस तरीके से, तो ऐसे चेक को क्या कहते हैं? आंसर है ए, ओपन चेक। फिर आपको बी दिया गया है क्रॉस चेक, सी है स्टेल चेक एंड डी इज ओल्डर चेक। यहाँ पे समझते हैं ये जो चेक के टाइप दिए हैं ये क्या काम करते हैं। तो सबसे पहला है व्हेन अ चेक इज नॉट क्रॉस्ड it is known as open check or we can say uncrossed check। it can be encashed at any bank। इसे जो है किसी भी बैंक से भुनाया जा सकता है। फिर आता है crossed check, ये क्या करता है? इसमें दो पैरेलल लाइंस होती है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। कहाँ पे? ऑन द टॉप लेफ्ट, कैन ओनली बी डिपोजिटेड इन अ बैंक अकाउंट नॉट इनकैश्ड ओवर द कस्टमर। ऊपर में जो लेफ्ट में दो पैरेलल लाइन होती है, इसे केवल बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जा सकता है, काउंटर पर इसे भुनाया नहीं जा सकता है। फिर है इसके बाद स्टेल चेक, जारी होने के डेट से 3 महीने बाद प्रेजेंट किया गया चेक को हम स्टेल चेक कहते हैं। एंड लास्ट इज ओल्डर चेक, उस स्पेसिफिक पर्सन को पेबल है जिसका नाम उस पर लिखा है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर क्रॉस्ड चेक। अगर आपने पिछले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है तो बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट क्रॉस्ड चेक के बारे में करेक्ट दिया गया है? एक एक करके रीड कर लेते हैं फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नंबर 1, इट हैज 3 लाइन्स आर मेड ऑन द टॉप राइट ऑफ द चेक। तो ये इनकरेक्ट होगा। टॉप लेफ्ट में 2 लाइन्स होती है ना कि 3। फिर है ये देखिए, द चेक इज नॉन इंडोर्सेबल, यानी कि चेक का अनुमोदन नहीं किया जा सकता है, चेक अप्रमाणित है। तो ये भी इनकरेक्ट है क्रॉस चेक के बारे में। डी दिया गया है द लाइन्स मस्ट बी वेवी, यानी कि जो लाइन है वो इस तरीके से होनी चाहिए। तो ये भी इनकरेक्ट है। सी कहता है अमाउंट मेंशन्ड ऑन द चेक कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द पेई। चेक पर मेंशन अमाउंट पेई के बैंक खाते में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्रॉस्ड चेक के बारे में। आंसर हमारा होगा बी, देयर इज नो कैश पेमेंट ऑन दिस चेक। क्रॉस्ड चेक जो होता है उसमें कोई कैश पेमेंट नहीं किया जा सकता है। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में कितनी सेक्शंस है बताइए? आंसर होगा ए, 56 सेक्शंस। Which among the following are regulated by the RBI?
निम्न में से किसे आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेट किया जाता है? आंसर होगा फोर्थ, बोथ 1 एंड 2। यहाँ पे समझिए, एनबीएफसी जिसे कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसे रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा अंडर आरबीआई एक्ट 1934। फिर सेकंड मेंशन किया गया है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, इसे भी आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। फिर है नियो बैंक्स, ये फिनटेक इंटिटीज है या फिर हम कह सकते हैं डिजिटल ओनली बैंक से। इन्हें डायरेक्टली आरबीआई के द्वारा रेगुलेट नहीं किया जाता है बट ऑपरेट बाय पार्टनरिंग विथ आरबीआई रेगुलेटेड बैंक्स एंड एनबीएफसी। ये किसे पार्टनरशिप करते हैं? जिन बैंक को आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है या फिर एनबीएफसी से। MICR कोड इन द बैंकिंग स्टैंड्स फॉर, बैंकिंग में आपको MICR कोड देखने को मिलता है चेक में, ये इसकी फुल फॉर्म बताइए। आंसर है डी, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इन चेक्स देयर इज अ मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड, दिस कोड कंटेन्स हाउ मेनी डिजिट्स? बताइए, MICR कोड जो होता है चेक में, उसमें कितने डिजिट्स होते हैं? आंसर हो जाएगा डी, 9 डिजिट। द नेम ऑफ द फर्स्ट बैंक इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया वॉज, भारत में स्थापित पहला बैंक का नाम क्या था? आंसर ए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। Which of the following are the officially valid documents for KYC? KYC के लिए निम्न में से कौन से वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं? आंसर होगा ई, ऑल ऑफ दीज, यानी कि पासवर्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड पैन कार्ड, ऑल दीज आर वैलिड डॉक्यूमेंट्स फॉर KYC। Which of the following are the features of a soiled note? इनमें से कौन से सोइल्ड नोट यानी कि गंदे नोट के फीचर हैं? नंबर 1 दिया गया है नोट्स दैट बिकम डर्टी, गंदे हो जाने वाले नोट। सेकंड, नोट्स दैट आर स्लाइटली कट, इस तरीके से हमारा नोट होता है, अगर कोई पोर्शन स्लाइटली कट है तो उसे हम गंदे नोट में कंसीडर करेंगे। थर्ड है नोट्स दैट आर म्यूटिलेटेड, यानी कि फटे नोट। आंसर बताइए ए, बी, सी, डी एंड ई में से करेक्ट कौन सा है? डी करेक्ट होगा, बोथ 1 एंड 2 इन्हें गंदे नोट में कंसीडर किया जाता है एंड थर्ड वन इज नोट द फीचर ऑफ सोइल्ड नोट। यहाँ पे देखिए सोइल्ड नोट्स, नोट्स विच बिकम डर्टी ड्यू टू यूसेज और आर स्लाइटली कट बट नॉट म्यूटिलेटेड, तो ऐसे नोट को हम गंदे नोट कहेंगे। म्यूटिलेटेड नोट्स वे नोट हैं जो फटे हुए, कटे हुए या जिनमें जरूरी हिस्से गायब हैं। Which of the following statements is true about know your customer और KYC regulations? यहाँ पे आपको 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि KYC रेगुलेशंस के बारे में निम्न में से कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। सबसे पहले तो KYC की फुल फॉर्म नो योर कस्टमर है। पहला स्टेटमेंट देखिए, KYC मीन्स नो योर कस्टमर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड देखिए, इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो ये स्टेटमेंट भी KYC रेगुलेशन के बारे में करेक्ट दिया गया है। थर्ड है KYC प्रोसेस इंक्लूड्स ID कार्ड वेरिफिकेशन, फेस वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सच एज यूटिलिटी बिल्स एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस। तो KYC प्रोसेस में ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। फोर्थ देखिए, बैंक्स मस्ट कंप्लाई विथ KYC रेगुलेशंस एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशंस टू लिमिट फ्रॉड, ये भी करेक्ट है, तो आंसर हमारा डी क्या होगा? फिफ्थ। KYC रेगुलेशन के बारे में चारों के चारों स्टेटमेंट सही दिया गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EMV? बताइए। आंसर डी, यूरोपे, मास्टर कार्ड एंड वीजा। करेंटली भीम ऐप इज अवेलेबल इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस? भीम ऐप कितने लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? आंसर सी, 20। व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम?
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम या फिर कह लीजिए अकाउंट जो होता है उसका मेच्योरिटी पीरियड क्या है, कितने साल के लिए ओपन किया जाता है? आंसर होगा बी 5 ईयर्स। विच अमंग द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स? दिया गया है फर्स्ट इक्विटी फंड्स, सेकेंड डेट फंड्स, थर्ड हाइब्रिड फंड्स, फोर्थ बोथ 1 and 2 आर ट्रू एंड फिफ्थ इज ऑल 1, 2 and 3 आर ट्रू। बताइए म्यूचुअल फंड्स के टाइप इनमें से कौन से हैं? आंसर होगा फिफ्थ इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स एंड हाइब्रिड फंड्स, ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। What is the minimum raw gold required as deposit in gold monetization scheme? गोल्ड मोनिटाइजेशन स्कीम में डिपॉजिट के रूप में मिनिमम कितना रो गोल्ड रिक्वायर्ड है? आंसर सी 10 ग्राम्स। अ लोन और एडवांस फॉर विच द प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट इज ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज इज कॉल्ड। वो लोन या एडवांस जिसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट 90 दिनों की अवधि से बकाया है यानी कि ओवर ड्यू है, तो उसे क्या कहेंगे? आंसर होगा डी नॉन परफॉर्मिंग एसेट। व्हाट इज द मिनिमम टेन्योर ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट? यानी कि आरडी अकाउंट जो होता है उसका मिनिमम टेन्योर कितना होता है, कितने दिन के लिए मिनिमम खोला जा सकता है? तो आंसर क्या होगा? बी 6 मंथ्स। तो ये मिनिमम टेन्योर है आरडी अकाउंट का। अगर यही एफडी अकाउंट का मिनिमम टेन्योर पूछता तो एफडी हम मिनिमम 7 डेज के लिए ओपन करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BSBDA? आंसर डी बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। व्हाट इज व्हाइट लेबल ATM? इनमें से कौन सा व्हाइट लेबल ATM का एग्जाम्पल है? आंसर थर्ड ATM सेटअप बाय नॉन बैंक्स। ऐसे ATM जिन्हें नॉन बैंक्स के द्वारा सेट किया जाता है यानी कि इस्टेब्लिश किया जाता है, ऐसे ATM को व्हाइट लेबल ATM कहते हैं। व्हाट इज मेंट बाय फाइनेंशियल इंक्लूजन? फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है? तो यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिए गए हैं। आंसर होगा ए प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज एट एफोर्डेबल कॉस्ट। एफोर्डेबल कॉस्ट पर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है। द नेटवर्क ऑफ शेयर्ड ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग मशीन्स इन इंडिया इज कॉल्ड। भारत में शेयर ऑटोमेटिक कंप्यूटिंग मशीन के नेटवर्क को क्या कहते हैं? आंसर डी NFS। इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल फाइनेंशियल स्विच या फिर ATM नेटवर्क कनेक्टिंग बैंक्स कहते हैं इसे। हाउ मेनी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज आर देयर इन इंडिया? भारत में टोटल जनरल इंश्योरेंस कंपनी कितनी है? आंसर बी 33। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक इन इंडिया? भारत में निम्न में से कौन सा सबसे पुराना ज्वाइंट स्टॉक बैंक है? आंसर होगा फर्स्ट इलाहाबाद बैंक। डैश इज एन इंस्टेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस थ्रू मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन के माध्यम से एक इंस्टेंट या फिर कह सकते हैं क्विक इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस कौन सी है? आंसर होगा सी IMPS। फुल फॉर्म देख लीजिए, इमीडिएट पेमेंट सर्विस कहते हैं। नेम ही इसका सजेस्ट करता है कि पेमेंट इमीडिएट होता है, तुरंत होता है। इंस्टेंट 24/7 इंटरबैंक, एक सेकेंड, इंटरबैंक ट्रांसफर यूजिंग मोबाइल फोन्स और ऑनलाइन। फिर है NEFT वर्क्स इन बैचेस नॉट इंस्टेंट। ये बैचेस में काम करता है, इंस्टेंट काम नहीं करता है। RTGS है रियल टाइम बट ओनली फॉर लार्ज वॉल्यूम। इसमें ये रियल टाइम में पेमेंट होता है बट कंडीशन ये है कि इसमें लार्ज वॉल्यूम होता है, मिनिमम अमाउंट 2 लाख होना चाहिए। फिर है ECS यूज्ड फॉर बल्क पेमेंट्स। बड़ी बड़ी पेमेंट्स के लिए इसका यूज होता है जैसे कि सैलरीज, डिविडेंड्स, यूटिलिटी बिल्स। एंड लास्ट इज यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है केयर। ये फंड ट्रांसफर सिस्टम का टाइप नहीं है।
द भीम ऐप वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन। भीम ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था कब? आंसर होगा डी 30 दिसंबर 2016। हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन मोबाइल मनी आइडेंटिफायर और MMID? बताइए इसमें कितने डिजिट होते हैं? आंसर हो जाएगा डी 7। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBDC? आंसर डी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ऑन विच ऑफ दीज डॉक्यूमेंट्स वुड यू फाइंड MICR एंड IFSC कोड्स? इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपको देखने को मिलता है MICR एंड IFSC कोड? आंसर होगा सी चेक लीव। द मोस्ट कॉमन कैश मैनेजमेंट टेक्निक यूज्ड टू स्पीड अप कलेक्शंस इज? वसूली में तेजी लाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम कैश मैनेजमेंट टेक्निक कौन सी है? आंसर सी लॉक बॉक्सेस। एक्सिम बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड इन डैश? एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? आंसर बी इन 1982। Which of the following risk is not considered as a type of risk in banking system? निम्न में से कौन सा रिस्क बैंकिंग सिस्टम में रिस्क का एक टाइप नहीं कंसीडर किया जाता है? आंसर होगा सी मैनेजमेंट रिस्क। तो ये बैंकिंग सिस्टम में रिस्क का टाइप नहीं है। रिस्क के टाइप होते हैं मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क एंड रेपुटेशनल रिस्क। ऑल दीज आर टाइप ऑफ रिस्क इन बैंकिंग सिस्टम, बट मैनेजमेंट रिस्क नहीं है। विच वॉज द फर्स्ट कंपनी टू गेट लाइसेंस बाय द RBI टू ओपन वाइट लेबल ATMs? वाइट लेबल ATMs ओपन करने वाला पहला फर्स्ट कंपनी कौन सी है जिसे RBI के द्वारा लाइसेंस दिया गया? आंसर है ए TCPSL। The first company to receive a license from the Reserve Bank of India to operate white label ATMs was Tata Communications Payment Solutions Limited or TCPSL. Which of the following terms is not related to banking sector? निम्न में से कौन सा टर्म है जो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड नहीं है? तो आंसर क्या होगा? बी एक्चुअरी। ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड टर्म नहीं है, ये एक प्रोफेशन है इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट सेक्टर में, ना कि बैंकिंग स्पेसिफिक टर्म है। बैंकिंग स्पेसिफिक टर्म में आएगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जिसे कहते हैं MSF, एंड रेपो रेट ये भी बैंकिंग टर्म है, एंड CRR जिसे कहते हैं कैश रिवर्स रेशियो। A check returned by bank marked NSF means that बैंक द्वारा NSF मार्क करके चेक लौटाए जाने पर इसका मीनिंग क्या होता है? अगर आपने एक चेक डिपॉजिट किया है 50K का, आपके फ्रेंड ने आपको दिया है, एंड सेकेंड या थर्ड डे आपको बैंक वो चेक रिफंड करता है, वापस देता है, और उसमें रीज़न मेंशन है NFS, तो इसका मतलब क्या होगा? आंसर है बी देयर आर नॉट सफिशिएंट फंड्स इन योर अकाउंट। यानी कि आपके पास जिस नाम से चेक है उस बैंक अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं है, यानी कि 50K से नीचे फंड होगा, इसीलिए वो चेक विड्रॉ नहीं हुआ। नरसिम्हन कमिटी वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स? आंसर सी बैंकिंग स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स। SIP is an investment vehicle offered by mutual funds. What is the full form of SIP? SIP की फुल फॉर्म बतानी है। SIP एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो ऑफर किया जाता है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। आंसर होगा हमारा बी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अटल पेंशन योजना मैच्योर्स एट द एज ऑफ डैश ईयर्स? आंसर होगा सी 60। अटल पेंशन योजना जिसे कहते हैं APY, ये मैच्योर होता है जब सब्सक्राइबर 60 ईयर एज को रीच करता है। ये एक गवर्नमेंट पैक्ड पेंशन स्कीम है फॉर वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। सब्सक्राइबर्स जो होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली और ईयरली,
and the pension starts at the 60 years of age. As per the RBI survey, which currency note is the most preferred bank note in India? RBI के सर्वे के द्वारा भारत में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला बैंक नोट कौन सा है? आंसर डी, ₹100 करेंसी नोट्स. एंड लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्लास्टिक नोट? दिया गया है ए, डिमांड ड्राफ्ट, सेकेंड है क्रेडिट कार्ड एंड थर्ड इज डेबिट कार्ड. बताइए प्लास्टिक मनी इनमें से कौन सा है? आंसर होगा डी, बोथ सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड. ये रेफर करते हैं पेमेंट कार्ड्स को जो प्लास्टिक के बने होते हैं, यूज किए जाते हैं कैश की जगह पे. क्रेडिट कार्ड अलाउ करता है बोरोइंग अप टू अ क्रेडिट लिमिट, यानी कि आपके क्रेडिट कार्ड में जितनी लिमिट होती है उतना आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं. डेबिट कार्ड डायरेक्टली डिडक्ट करता है मनी आपके बैंक अकाउंट से. अगर यहीं पे हम डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी की बात करें तो ये पेपर इंस्ट्रूमेंट है, ना कि प्लास्टिक नोट. एंड आपको 2 क्वेश्चन के आंसर बताने हैं. नंबर 1 देखिए, व्हाट डज टी स्टैंड फॉर इन एटीएम? एटीएम में टी की फुल फॉर्म क्या है? सेकंड देखिए, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन आईएफएससी कोड इज? आईएफएससी कोड में टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं, सभी डिजिट किस लिए यूज किए जाते हैं, ये सभी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस किया है. आप सिर्फ आंसर बताइएगा ए, बी, सी एंड डी में से करेक्ट कौन सा होगा. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए. चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.